लोग इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है छात्र मासम पुस्तकम अपठत, ठीक है। इस उदाहरण में जो है आप बताइए मासम शब्द में जो ये मासम शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम्पल है आज का जो सूत्र है हमारा काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे इस सूत्र से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग सुनते हैं कहीं ना कहीं मासम, वर्षम, सप्ताह, रात्रि, मुहूर्तम, प्रोसम, योजनम, किलोमीटर, ये सब हमें क्या दर्शाता है? आप लोग बताइए कि ये जो हमारा शब्द है किस चीज को बता है। ये जो एग्जाम्पल है छात्र मासम पुस्तकम अपठत, अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? छात्र मास भर पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। अपठत है ना, यानी क्या भूतकाल में हो गया है काम। लेकिन ये जो काम है मास भर, ठीक है, कौन सा मास भर, इसका क्या निकल के आ रहा है? मास भर। अब मास भर का महीने का मतलब क्या है? लगातार। जैसे हम कार्तिक पूर्णिमा नहाते हैं या कह लीजिए जो इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो जो काम हम डेली करते हैं एक महीने तक लगातार करते हैं, ठीक है। सावन आ जाता है तो सावन में क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो लगातार करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हमारा नवरात्रि आता है तो उसमें क्या करते हैं? 9 दिन तक हम लोग लगातार माता जी की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम क्या है हमारा लगातार होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सूत्र है इसमें ये सारे शब्द जो है कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो कुछ शब्द है क्या है? दूरी को बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रोसम, योजनम, किलोमीटर, ये सारे शब्द क्या है? दूरी को बताते हैं। लेकिन जो ये मासम, वर्षम, सप्ताह, रात्रि, मुहूर्तम, ये सब क्या है? हमारा काल यानी समय को बताता है। चाहे कालवाची कह लीजिए चाहे समयवाची कह लीजिए। तो कुल मिला के जो हमारा आज का सूत्र है काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र को अभी हम तोड़ेंगे और इस सूत्र में से क्या क्या निकल के चीजें आती हैं इस सूत्र का पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की जो बुक है उसमें हिंदी में दिया है व्याकरण विधि में, जो ये आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो है द्वितीय विभक्ति का हम लोग जो है लगभग जितने सूत्र दिए हैं सभी पढ़ चुके हैं और ये इस बुक में का आखिरी समझिए सूत्र है। अब इसमें क्या दिया है? व्यवधान रहित। व्यवधान रहित का मतलब क्या है? कि कोई भी बाधा ना हो, ठीक। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। व्यवधान रहित, व्यवधान रहित का मतलब समझ गए। अब जैसे हमारा कीर्तन बैठता है तो कीर्तन क्या होता है? जब उसमें जो 3 लोग बैठ के गाते हैं साथ में, तो फिर जब वो लोग थक जाते हैं तो दूसरा कोई आके गाता है कि नहीं गाता है, लेकिन वो कीर्तन बंद नहीं होता है। इसी तरह जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बैठता है तो भी क्या 7 दिन लगातार होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? तो जो काम निरंतर होता है उसको बीच में छोड़ा नहीं जाता हो, ऐसा यदि काम है चाहे वो समय से संबंधित हो या फिर दूरी से संबंधित हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद जो है स्कूल, यानी आपके घर से एक प्रोसम जो है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है? विद्यालय है, ठीक है, या मंदिर है, कुछ भी कह लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो रास्ता है वो किसको बता रहा है? दूरी को बता रहा है। तो ये जो सूत्र है आज का इसी से संबंधित है, ठीक है। कि जो हमारा सूत्र है काल ध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र का मतलब है कि जब कोई कालवाची शब्द हो, ठीक है, जिसमें समय बताया जा रहा हो, ऐसा वाक्य जिसमें समय बताया जा रहा हो, साथ ही साथ ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? दूरी हो, लेकिन उस दूरी और जो समय है उसका जो है व्यवधान रहित जो है कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत संयोगे का मतलब क्या? निरंतर उसमें जो है संबंध रहना चाहिए, बीच में ना टूटे, ठीक है। अब जैसे कोई रबड़ बैंड है जब तक घिसते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय आता है टूट जाती है। या माला ही ले लीजिए, जब धीरे धीरे मान लीजिए फैला रहे हैं आप, तो वो जहां तक उसका है वहां तक जाएगा, उसके बाद ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी, तो यानी व्यवधान आ गया, ठीक है। माला टूट गई, अब उसको व्यवधान नहीं लाना, उसको इतना ही फैलाना है कि जितना उसमें जो है टूटे ना, ठीक। व्यवधान का मतलब क्या? रुकावट नहीं आना चाहिए, जो काम हो रहा है वो क्या है? लगातार होना चाहिए। समझ में आ गया आपको व्यवधान का मतलब? आप कहते हैं कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं तो इसमें अड़चन ना आए, यानी व्यवधान ना आए, रुकावट ना आए। कहने का मतलब क्या है? कि जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो लगातार करते रहें या उसमें आगे हम बढ़ते रहें। तो ये सूत्र जो है इसी से संबंधित है। अब इस सूत्र का पूरा निचोड़ क्या है जान लीजिए। इस सूत्र का पूरा निचोड़ ये निकल के आता है कि जब कालवाची शब्द या फिर मार्गवाची शब्द, ठीक है, कालवाची यानी समय को जब बताया जाए, मार्गवाची यानी दूरी को जब बताया जाए, उस स्थिति में हमारा क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन किस कंडीशन में? जो निरंतर काम हो रहा है उस कंडीशन में। यदि बीच में गैप हो गया तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कीर्तन एक दिन बैठा, दूसरे दिन गैप हो गया, तीसरे दिन हुआ, तो वो नहीं मानाएगा। कीर्तन यदि बैठा है तो लगातार ही बैठेगा, ठीक है, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाएगा उसको 24 घंटा उसको गाना ही गाना है, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया व्यवधान रहित का मतलब? कि जब कोई वाक्य है उसमें किससे या कितने समय तक, ठीक है, कितने समय तक या कितनी दूरी का उत्तर जो मिले उसमें हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति
लगाएंगे। तो चलिए इसके सूत्र को हम समझते हैं डीपली अच्छे से। ये तो अभी आप लोगों का क्या है, ट्रेलर है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हेलो एवरीवन, मैं भावना श्रीवास्तव और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट संस्कृत व्याकरण बाय भावना, जहां पे यदि आप क्लास 6 से 12 तक के हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के हैं, चाहे 6 के, चाहे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, आप लोग संस्कृत ले लिए हैं, संस्कृत आपको कठिन लग रही है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे आइए, आप लोगों को जो संस्कृत व्याकरण है सबसे इजी वे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस सूत्र को, आज का जो सूत्र है हमारा द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड है। ये भी जो सूत्र है हमारा काल धनोर अत्यंत संयोगे, ये भी क्या है, द्वितीय विभक्ति से ही रिलेटेड है। और जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ और उसी का एग्जाम्पल भी बताती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और वो जो एग्जाम्पल है वो भी आपको समझ में आ जाए। आप लोगों की जो बुक है इसमें, आप लोगों की बुक में हिंदी में दिया है कि व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन उसी हिंदी को जो है संस्कृत में जो इसका सूत्र बनता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको चलिए पढ़ लीजिए। काल धनोर अत्यंत संयोगे, काल धनोर अत्यंत संयोगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो शब्दों को तोड़ के पढ़िए। लंबा चौड़ा तो देखने में लगता है लेकिन इसको क्या तोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे अब इस सूत्र में देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा सूत्र है इसमें क्या निकल के आता है, पहला काल आता है, फिर अध्वन आता है, फिर अत्यंत संयोगे, ठीक। तो यहाँ पे जो काल है इसका मतलब क्या है, कालवाची, यानी कालवाची शब्द हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, जो अभी पढ़े है ना, मासम, वर्षम, सप्ताह, ये सब हमारा क्या है, कालवाची शब्द है, ठीक। अब इसी तरह हमारा अगला क्या निकल के आता है, ध्वन, अध्वन। अगला हमारा क्या निकल के आता है, अध्वन। क्या निकल के आता है, अध्वन। अब अध्वन का मतलब क्या होता है, अध्वन का मतलब यहाँ दूरी से है, ठीक है, किससे है, दूरी से है। अध्वन वाची शब्द, एक तो हमारा काल धनोर अत्यंत संयोगे में एक काल शब्द निकल के आया, शब्द है, फिर उसके बाद जो धनोर ये लिखा है इसमें काल और ल और ध के बीच जो है हमारा अ जुड़ा हुआ है, ठीक। इसलिए यहाँ पे जो ये धनोर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, अध्वन। क्या पढ़ेंगे, अध्वन, ठीक है, ये वाला अध्वन, ठीक है। अब अध्वन वाची शब्द क्या है, जो दूरी को बताएं, ठीक है, किसको बताएं, दूरी को। अब दूरी बताने वाला कौन कौन सा शब्द है, क्रोशम है, योजनम है। अध्वनवाची शब्द कौन कौन सा है, क्रोशम, योजनम। आप जो हम पढ़ते हैं किलोमीटर, मीटर। अब इसमें कौन कौन सा शब्द है, क्रोशम है, योजनम है और किलोमीटर है, ठीक। और कालवाची शब्द में कौन कौन सा है, एक हमारा है मासम है, दूसरा वर्षम है, तीसरा सप्ताह है, ठीक है। ये शब्द यदि किसी वाक्य में आ गए, आपको इजी वे में बता रही हूँ, यदि ये शब्द किसी वाक्य में आ गए तो वहां पे यदि पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सूत्र लगा है, तो क्या बताएंगे हम, ये सूत्र लगा है, कौन सा, काल धनोर अत्यंत संयोगे। अब जो हमारा आखिरी शब्द है अत्यंत संयोगे, क्या, अत्यंत संयोगे। अब इसका मतलब क्या, अत्यंत संयोगे मतलब बिल्कुल समीपता हो, उसमें क्या हो, जो संबंध है क्रिया का कैसा हो, समीप वाला हो, यानी निरंतर वाला हो। आप इसको क्या कह सकते हैं, निरंतर संबंध, समझने के लिए इजी वे में, ठीक। जब किसी क्रिया का समय और दूरी के साथ निरंतर शब्द संबंध बना रहता है तो ऐसे शब्दों में हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा, किस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो हमारा सूत्र है आप लोगों की बुक में हिंदी में दिया है। अब हिंदी में जो दिया है, कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द जो व्यवधान रहित हो। व्यवधान रहित का मतलब क्या, उसमें कोई अड़चन ना आए, कहने का मतलब क्या, उसमें निरंतरता बनी रहे। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो हमारा कीर्तन होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी लगातार होता है, ठीक। अब श्रीमद् भागवत गीता ही बैठता है तो 7 दिन तक क्या होता है, लगातार ही होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कोई काम जो है निरंतर होता है, ठीक। जब किसी वाक्य में, आप जो है ट्रिक से अच्छे से समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में कालवाची शब्द हो या हमारा अध्वनवाची शब्द हो, अध्वन मतलब जो दूरी बताता हो, कालवाची मतलब जो समय बताता हो। तो यानी जब किसी वाक्य में समय बताने वाला शब्द हो और साथ ही साथ या तो दूरी बताए, या तो समय बताए या तो दूरी बताए, लेकिन जो उसका संबंध है कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसमें बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। ये अब जैसे हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, निरंतर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लूंगा, तो बीच में क्या गैप आ गया ना, तो गैप नहीं करना है। तो जो गैपिंग है वो नहीं होना चाहिए। तो जब किसी काम में गैपिंग नहीं हो रही है
जब किसी दूरी में गैप नहीं आ रहा है तो वहां पे हमारा काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र काम करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको ट्रिक से समझ सकते हैं। ये तो पता चल गया आपको कि अध्ययनवाची शब्द कौन कौन से हैं। प्रोसम है, योजनम है, किलोमीटर है। अध्ययनवाची शब्द किसको बोलेंगे? दूरी वाले शब्द को। किसको बोलेंगे? ये जो शब्द है इसको हम किसको बोलेंगे? दूरी वाले शब्द। ठीक, जो दूरी को बताए, डिस्टेंस आप लोग सुना है ना, डिस्टेंस, उस चीज को जो बताए उसी को हम बोलते हैं संस्कृत में अध्ययनवाची शब्द। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि जो सूत्र है उसको तोड़ेंगे तो उसमें से क्या क्या निकलेगा? एक निकलेगा कालवाची शब्द, एक अध्ययनवाची शब्द, और क्या निकलेगा? अत्यंत संयोगी। अत्यंत संयोगी का मतलब क्या है? जो उसकी समीपता है वो निरंतर क्रिया के साथ बनी रहे। ठीक है, ये जो सूत्र है हमारा, इसको आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं। चलिए ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक में क्या है? पहला क्या होगा कि जब किसी वाक्य में समय बताया जाए, कितने समय, अब कितने समय तक, समय किसको बता रहा है? काल को बता रहा है। किसको बताता है? काल को बता। जब ये शब्द आ गया किसी वाक्य में, यानी समय वाला कालवाची आएगा, तो भी उसमें क्या है? द्वितीय लगेगी। और कितनी दूरी तक, जो इसका उत्तर निकल के आएगा, कितनी दूरी तक और कितने समय तक, ठीक है, उस शब्द में हमारी क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। किस सूत्र के अनुसार? काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के हिसाब से। ठीक, कितनी दूरी तक, दूरी किसको बता रहा है? मार्गवाची। मार्गवाची जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अध्ययन बोल, क्या बोल रहे हैं? अध्ययन बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये जो अध्ययन है, अध्ययन शब्द को हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ये सूत्र हमें क्या कठिन लगता है। ठीक है, काल तो हम समझ जाते हैं कि समय को बता रहा है, लेकिन ये जो अध्ययन शब्द आया है इसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हमें ये सूत्र क्या है? टफ लगता है। तो अध्ययन मीन्स क्या होता है? मार्गवाची शब्द। ठीक है, या दूरी बताने वाला शब्द। ठीक, ये समझ जाएंगे तो आपको जो है सूत्र सरल लगेगा। तो जहां पे मार्गवाची शब्द आए, चाहे कालवाची शब्द आए, तो वहां पे हमारा कौन सा विभक्ति लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कोई भी वाक्य है उसमें उत्तर निकालिए कितने समय तक, तो जो शब्द आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और इस तरह से भी पूछेंगे कितनी दूरी तक। ठीक है, कितनी दूरी तक, जब दूरी पूछा जा रहा है यानी मार्ग को बताया जा रहा है, तो भी जो निकल के आएगा आंसर, उसमें हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और उसमें द्वितीय किस सूत्र के हिसाब से लगा है? इसी सूत्र के हिसाब से, काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के हिसाब से। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जैसे आपको ये सूत्र याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, कितनी दूरी का आंसर निकालेंगे और कितने समय का। ठीक है, जो उत्तर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। हमने क्या है? सूत्र को समझा, सूत्र का जो नियम क्या है वो समझा। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक से ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूजन में ना रहे, और एग्जाम्पल जो है बुक का वो भी आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बुक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपकी बुक से ही पूछा जाएगा, इधर उधर से तो पूछा नहीं जाएगा। अब बुक का जो सिलेबस है उसी के अनुसार में प्रश्न पत्र बनेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाए। और मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे, वीडियो देख लेंगे, बुक नहीं देखें तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। अब मान लीजिए वीडियो में उदाहरण कुछ और दूं, फिर आप बुक के जो एग्जाम्पल है वो अलग से पढ़ेंगे, इसीलिए इसमें से बता दूं। ठीक है, इसमें पहला उदाहरण क्या दिया है? छात्र, एग्जाम्पल है आपका, छात्र द्वादश वर्षाणी अपठत। अब इसमें जो छात्र है द्वादश वर्ष यानी 12 वर्ष तक, अपठत में पढ़ा। ठीक है, हिंदी हमारा क्या हो गया? छात्र 12 वर्ष तक पढ़ा। ये जो हमारा एग्जाम्पल है कि छात्र 12 वर्ष तक पढ़ा, तो ये वाक्य है छात्र 12 वर्ष तक पढ़ा। अब इसमें जो ये 12 वर्ष है, 12 वर्ष तक, ये किसको बता रहा है? कालवाची शब्द। किसको बता रहा है? कालवाची कह लीजिए, चाहे समय, समयवाची। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कालवाची भी कह सकते हैं और समयवाची भी कह सकते हैं। 12 वर्ष किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं कि राम 14 वर्ष तक वनवास गए, तो 14 वर्ष की जो अवधि है वो क्या बता रहा है? समय बता रहा है, बता रहा है ना। या हम लोग जो कहते हैं कि हमारा जो आज जन्मदिन है, हम इतने साल के हो गए हैं, तो वो भी क्या है? बता रहा है, समय बता रहा है कि मैं मतलब इतना जो है ओल्ड हो चुका हूँ, या इतना मैं अपना जीवन जी चुका हूँ इतने समय से। तो ये सब क्या है? समयवाची शब्द है। अब समयवाची शब्द आ गया। अभी जो 12 वर्ष है क्या है? लगातार जुड़ा है। अब हम एक से उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार पढ़ेंगे 12 तक, फिर 12 के बाद रुक जाएंगे। रुक जा रहे हैं कि नहीं रुक जा रहे हैं? तो यानी जो काम 1 से शुरू होकर 12 वर्ष तक हुआ है वो क्या है? लगातार हुआ है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है, व्यवधान नहीं आया है।
अब व्यवधान नहीं आया है तो इसका मतलब जो ये 12 वर्ष है, द्वादश वर्षाणी, इसमें हमारा क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति लगा है। तो ये जो 12 वर्ष है इसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय लगेगी। और किस सूत्र के अनुसार? इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय लगेगी। और किस सूत्र के अनुसार? जो हमारा ये सूत्र है, काल घनोर अत्यंत संयोगे। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है? जैसे एग्जाम्पल दे देगा, छात्र द्वादश वर्षाणी अपठत, और अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देगा। अब पूछेगा इसमें जो है कौन सी विभक्ति लगी है, ठीक है, क्या पूछेगा? कौन सी विभक्ति लगी है। अब हमको देख लेना है कि वाक्य में कालवाची या दूरीवाची शब्द तो नहीं है, ठीक है। जब इतना देख लेंगे, जान जाएंगे कि इसमें कालवाची शब्द दिया है और दूरीवाची वाला शब्द दिया है, तब हम वहां तुरंत कौन सा विभक्ति मारेंगे? द्वितीय मारेंगे। कौन सी विभक्ति? द्वितीय मारेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है, छात्र, क्या है? छात्र मासम, छात्र मासम पुस्तकम अपठत। पहला तो उदाहरण अभी द्वादश वर्षाणी पढ़े, उसमें क्या है? समय को बताया गया। इसमें भी क्या है? किसको बताया जा रहा है? कमेंट करके बताइए कि ये जो मासम है शब्द, ये किस चीज को बता रहा है? दूरी को बता रहा है कि समय को बता रहा है? ठीक है, फटाफट बताइए। अभी मैं जितना समझाई हूँ देखती हूँ कितना आप लोगों को समझ में आया। ये जो मासम शब्द है इसमें जो है हमारा दूरी बता रहा है शब्द की समय को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा मासम शब्द है इसमें किस चीज को बता रहा है? मार्गवाची नहीं, किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। एक महीना, ठीक है, महीना कितना होता है? 30 दिन का होता है, चाहे 31 दिन का होता है, चाहे 28 दिन, ये होता है ना। उसमें दिन होते हैं कि नहीं लगातार। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या है? छात्र, एक महीने भी आप बोल सकते हैं, एक महीने तक पुस्तक पढ़ा। ये जो वाक्य है छात्र मासम पुस्तका, इसमें जो ये मासम शब्द आया है किस चीज को दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। तो जो समयवाची शब्द है उसमें भी हमारा क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा। किस सूत्र के अनुसार? काल घनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कीर्तन है, नवरात्रि आया तो 9 दिन हम लोग लगातार पूजा करते हैं। फिर ऐसे ही हमारा कह लीजिए भागवत बैठता है तो 7 दिन तक हम लोग लगातार उसका करते हैं। तो क्या है? कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस काम हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअस काम हो रहा है या कंटिन्यूअस दूरी है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। पूरा इस सूत्र का मतलब निचोड़ यही निकल कर आता है। अब संस्कृत में आपको कैसे पहचानना है ये दूरी वाला शब्द है या समय वाला? तो जो हमारा क्रोशम है, योजनम है, ये सारे शब्द जो है, सप्ताह है, वर्षम है, मासम है, ये सब सारे शब्द क्या है? दूरी और समय को बताने वाले शब्द हैं। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आ गए, क्रोशम आ गया, योजनम आ गया, मासम आ गया, वर्षम आ गया, सप्ताह आ गया, तो हम उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अगला हमारा उदाहरण है मथुरा नगरम। ये तो हमारा दूसरा है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मथुरा नगरम इतः रोसम वर्तते। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते। अब इसमें देखिए संस्कृत में पहचानना तो कैसे पहचानेंगे? क्रोशम शब्द आ जाए, चाहे योजनम शब्द आगे आ जाए, चाहे मासम आ जाए, वर्षम आ जाए, सप्ताह आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये दूरीवाचक शब्द और क्या है? मार्गवाची शब्द है। अब यहाँ पे जो हमारा ये क्रोशम है शब्द, क्रोशम यानी कोस भर। पहले के लोग क्या बोलते थे? जो किलोमीटर है, मीटर है, इसको कैसे नापते थे? कोस से। जो दूरी नापने का जो मापक था किसमें नापते थे? कोस में नापते थे कि 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कोस है यहाँ पे क्या है? दूरी को बता रहा है। यहाँ पे जो मासम है समय को बता रहा था, तो समय वाले शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। साथ ही साथ जो दूरी बता रहा है शब्द उसमें भी हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा। अब यहाँ पे ये जो क्रोशम शब्द है ये दूरी को बता रहा है, और 1 कोस, ठीक है, 1 कोस क्या है? लगातार है ना। अब कोस को बीच में से काट तो दोगे नहीं आप लोग। मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और 1 कोस यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो जाएंगे आप, तो इसमें बीच में कहीं काट पाएंगे? इस रास्ते को नहीं काट पाएंगे। इसी रास्ते से यहाँ तक जाएंगे तभी आपका जो है, तो ये जो चल रहे हैं आप लगातार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? लगातार चल के ही नहीं कोस तक पहुंच रहे हैं, तो काम आपका लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें बीच में तो रुका नहीं। आप यदि बीच में रुक जाएंगे तो ये काम लगातार हुआ नहीं हुआ।
तब क्या हो जाएगा, आधा कोस हो जाएगा। तब हम क्या जोड़ देंगे दूरी को, आधा कोस। ठीक, तो यहाँ पे जो क्रोसम है क्या बता रहा है कि मथुरा नगर यहाँ से 1 कोस दूरी पर है। ठीक है, अब इसका हिंदी निकाल लीजिए, क्या आएगा, मथुरा नगर, मथुरा नगर इतना मीन्स क्या हो गया, यहाँ, यहाँ से 1 कोस। क्रोसम मतलब क्या हो गया, 1 कोस। क्रोसम मीन्स क्या होगा, 1 कोस वर्तते मतलब है या बताया जाता है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मथुरा नगर यहाँ से 1 कोस है। ठीक, अब ये जो यहाँ से 1 कोस है, अब ये जो 1 कोस है किसको बता रहा है, दूरी को बता रहा है। तो यानी जो वाक्य होगा उसमें यदि दूरी वाला शब्द आ गया, चाहे समय वाला शब्द आ गया, तो उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। किस सूत्र के अनुसार, काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार। ठीक, अब इसमें बताइए कौन सा जो शब्द है, विद्यालयात् कोसम द्वयम पर्वतः वर्तते, कौन सा जो शब्द है, चाहे समय को बता रहा है चाहे दूरी को बता रहा है, बताइए। विद्यालयात् यानी विद्यालय से, कोसम द्वयम यानी द्वयम मीन्स क्या हो गया, 2, कोसम मीन्स कोस, 2 कोस। ठीक है, पर्वतः वर्तते यानी पर्वत है ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो अब इसका हिंदी लिख लीजिए, विद्यालय से 2 कोस, कितना, 2 कोस। यहाँ पे गलत हो गया, ये भी सही कर लीजिए यहाँ पे, नहीं तो बाद में आप लोग कहेंगे मैम गलत पढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पे कोस शब्द जो है सही कर लीजिए, 2 कोस पर्वत है। ठीक है, विद्यालय से 2 कोस पर पर्वत है। हमें सीधे सीधे यूं समझ लीजिए कि जब किसी वाक्य में दूरी बताया जा रहा हो या समय बताया जा रहा हो, ठीक है, जो ऐसा शब्द होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, व्यवधान रहित होना चाहिए। जो कंडीशन है, जो दूरी है, जो समय है, उसमें बीच में कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो काम है वो क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि कोई वाक्य है उसमें कितनी दूरी पर या कितने समय पर का जो उत्तर निकल के आएगा, उस शब्द में हम क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। और उस शब्द में द्वितीय विभक्ति क्यों लगेगी, इस सूत्र के अनुसार, यानी काल धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार जो है उस समयवाची शब्द में और दूरीवाची शब्द में क्या लगेगा, हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगी। पूरा जो इस सूत्र का मतलब है यही निकल कर आता है। अब ये देखिए जो हमारा तीनों एग्जाम्पल है, इसमें छात्रा मासम पुस्तकम अपठत्, इसमें जो है मासम क्या है, समय को बता रहे हैं। ठीक, दूसरा मथुरा नगरम इतः क्रोसम वर्तते, यहाँ पे जो क्रोसम है यानी 1 कोस, ये किसको बता रहा है, दूरी को बता रहा है। इसी तरह जो ये तीसरा उदाहरण है हमारा, विद्यालयात् क्रोस द्वयम पर्वतः वर्तते, अब यहाँ पे भी जो हमारा ये क्रोसम द्वयम है ये भी क्या है, हमारा दूरी को बता रहा है। तो अब ये जो तीनों शब्द हैं, तीनों शब्दों में देखिए द्वितीय विभक्ति लगी है कि नहीं लगी। अब ये जो मासम है शब्द, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगी है, समय को बता रहा है इसलिए। क्रोसम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगी है, क्यों, क्योंकि दूरी को बता रहा है। यहाँ पे क्रोसम द्वयम में भी हमारा क्या है, द्वितीय विभक्ति लगा है, क्यों, क्योंकि ये भी शब्द क्या है, दूरी को बता रहा है। तो देख रहे हैं ना आप लोग एग्जाम्पल में कि जो दूरी वाला शब्द है और जो समय वाला शब्द है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, हमारा द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। संस्कृत में कहीं भी वाक्य में यदि क्रोसम द्वयम, मासम, वर्षम या सप्ताहम, योजनम, ये सारे शब्द आ जाते हैं तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। मतलब ये सबसे इजी वे में बता रही हूँ। ठीक, और उस पे सूत्र पूछ दिया जाएगा तो कौन सा लगेगा, काल धनोर अत्यंत संयोगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो चलिए, मैंने आप लोगों की बुक में हिंदी में दिया था, उसका सूत्र क्या बनता है वो बता दी। उस सूत्र का मतलब तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेगा, ये मतलब आप संस्कृत लिए हैं तो आपको जानना जरूरी है। आप जान जाएंगे तो आप ही का प्रॉफिट होगा। और मैं मतलब इसी तरह बता भी रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग जो है इसमें हर चीज मतलब जितना जानना था मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। तो चलिए इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी वाक्य है उसमें जो शब्द है यदि वो दूरी को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो उस शब्द में हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा। लेकिन शर्त क्या है, वो व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी वो जो काम है निरंतर होना चाहिए, उसमें कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो उस दूरी वाले शब्द में चाहे समय वाले शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब उसका सूत्र क्या बनता है, ये बनता है काल धनोर अत्यंत संयोगी। ठीक है, इस सूत्र को तोड़ेंगे तो एक शब्द काल आएगा, एक अध्वन आएगा और एक आएगा अत्यंत संयोगी।
तो काल का मतलब क्या हो गया, समय बताना, और अध्वन का मतलब क्या हो गया, दूरी को बताना। ठीक, अब यहाँ पे अध्वनि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अध्वन का मतलब क्या है, दूरी को बताया जाता है। अत्यंत संयोगी का मतलब क्या हो गया, कि जो काम हो रहा है वो क्या है, निरंतर बेस पे हो रहा है, उस क्रिया का जो संबंध है निरंतर है। ठीक है, तो उसके लिए तो जब काम का, काल का, जब किसी वाक्य में काल का समयवाची शब्द या मार्गवाची शब्द का जो समीपता है वो अत्यंत समीप होकर रहे, तो उस शब्द में हमारा द्वितीय विभक्ति लगे। ठीक, इतनी बात हमें पूरा जो इस सूत्र का मतलब यही है। और जो हमारा द्वितीय विभक्ति का जो टॉपिक है, व्याकरण विधि में द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड जितने भी सूत्र बनते थे वो सब मैं एक एक करके पढ़ा दी हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तृतीय विभक्ति से रिलेटेड होगा, उसमें जो है हम लोग उसके इंपॉर्टेंट सूत्रों को जानेंगे। फिर उसके बाद जैसे इस द्वितीय विभक्ति के एक एक सूत्र को पढ़े हैं, वैसे ही हम तृतीय विभक्ति के एक एक सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से जो है रिकैप करके देख लीजिएगा। कभी भी नहीं समझ में आएगा जो चीज तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यदि संस्कृत लिए हैं, बिगनर हैं, चाहे क्लास 6 से 12 के बीच के हैं, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए संस्कृत के ग्रामर को इजी वे में समझने के लिए। क्योंकि जो संस्कृत का ग्रामर है क्या है, हमारे शरीर का जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी है, उसी तरह कोई भी भाषा है उसका जो ग्रामर है रीढ़ की हड्डी के समान है। अब जैसे शरीर में हमारा रीढ़ का हड्डी नहीं काम करता है तो हमारा पूरा शरीर क्या है, काम नहीं कर पाता है। ठीक, उसी तरह जो हमारा ग्रामर है किसी भी भाषा का, यदि वो हमारा मजबूत नहीं है तो वो हमारी भाषा भी मजबूत नहीं हो पाती है। तो अपनी भाषा आपने संस्कृत के लिए अच्छी बात है, मेरी तरफ से तो मतलब आप लोगों को कर लीजिए डबल थंब। ठीक है, कि आप लोग शाबाशी के लायक हैं कि संस्कृत लिए हैं। और जो हमारी जनरेशन है कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है परिवर्तन, लेकिन आप फिर भी उस जनरेशन में रहने के बावजूद भी संस्कृत की वैल्यू समझ रहे हैं, संस्कृत को लिए हैं और संस्कृत के ऊपर काम कर रहे हैं और संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ठीक है, तो मैं ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे संस्कृत लिए हैं, उनको जो है मेरी ओर से शाबाशी ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। और संस्कृत आपको कठिन लग रही है तो मेरे जितने भी चैनल पर मेरी जितनी भी वीडियो है सब में क्रम वाइज ही डाल दी, ताकि आप लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। आप यदि चैनल खोले तो आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप देख लीजिए। अब मैं शॉर्ट, प्लेलिस्ट और लॉन्ग तीनों बना रही हूँ, यहाँ तक कि पोस्ट भी डाल रही हूँ। आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जो बुक में है क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं डाल रही हूँ। यदि आप मुझसे कनेक्ट हैं तो आपको संस्कृत जो है चुटकियों में आ जाएगी। तो ठीक है, तो संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िए। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और अपने यार दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करिए, और उन लोगों को इस चैनल के बारे में भी बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।